नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में यूएसए ने ताइवान के साथ एक ऐसी डिफेंस डील साइन की है जिसकी वजह से चाइना अर्क हो सकता है, परेशान हो सकता है, नाराज़ हो सकता है, क्योंकि ताइवान को वो वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत अपना ही पार्ट मानता है। पर क्योंकि यूएसए और बाकी कंट्रीज़ इसके साथ अलग से डील कर रहे हैं, इसकी वजह से वॉर लाइक सिचुएशन भी बन सकती है। तो आज हम विस्तृत तौर से चर्चा करेंगे कि वन चाइना पॉलिसी है क्या, ताइवान चाइना के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताइवान यूएसए के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, वन चाइना पॉलिसी में भारत का क्या स्टांस है, और इसी के साथ साथ क्वेश्चंस भी कुछ लास्ट में देखेंगे। तो बने रहें अंत तक, बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्लास को देखने के बाद। अमेरिका ने ताइवान को सतह से हवा में मार करने वाली उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली नसाम्स की आपूर्ति सहित $2 अरब के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी गई। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम से चीन नाराज हो सकता है और ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय ने संभावित हथियार बिक्री को मंजूरी देने के लिए वॉशिंगटन को धन्यवाद भी किया है। द्वीप के नए राष्ट्रपति लाई चिंगते के नेतृत्व में ताइवान अपनी रक्षा शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है, और ये इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि कॉन्स्टेंटली चाइना वहाँ पे मिलिट्री ड्रिल्स करता रहता है, चाहे वो ताइवान के एयर स्पेस में अंदर जाने की बात हो एयरक्राफ्ट्स के थ्रू, चाहे वो आसपास नेवल ड्रिल्स करने की बात हो। तो जितना ज़्यादा ताइवान को चाइना डराने की कोशिश कर रहा है, उतना ही ज़्यादा ताइवान अपने आप को सशक्त कर रहा है। चीन ताइवान पर अपना पूरा दावा करता है और मई में लाई के पदभार ग्रहण करने के बाद बीजिंग ने पिछले सप्ताह दूसरी बार ताइवान को घेरकर युद्ध अभ्यास किया। अमेरिका ताइवान का सबसे मजबूत अनौपचारिक सहयोगी है। अनौपचारिक क्यों है? क्योंकि देखो, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि यूएसए वन चाइना पॉलिसी में मानता है, वो कहता है कि हाँ, हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही चाइना है और हांगकांग और ताइवान उसी का पार्ट है। बट वो ये भी कहते हैं कि जब तक ताइवान में डेमोक्रेटिकली ये बात बोल दी ना जाए कि वो चाइना के साथ जुड़ना चाहते हैं, तब तक किसी भी प्रकार से चाइना उनको ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती या फिर युद्ध के द्वारा अपने में नहीं ला सकते। तो उसके कानून के उसे ताइवान को आत्मरक्षा के साधन उपलब्ध कराने के लिए बाध्य भी करते हैं। मतलब ये यूएसए को कानूनी रूप से बाधित करते हैं, बाध्यकारी करते हैं कि आप ताइवान को किसी भी प्रकार की सहायता दे सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी विदेश विभाग के राजनीतिक सैन्य मामलों के ब्यूरो के अनुसार बताया गया है कि संभावित बिक्री पैकेज में 3 राष्ट्रीय उन्नत सतह से वायु मिसाइल प्रणालियां, जिसे हम नसाम्स कहते हैं, और संबंधित उपकरण भी शामिल हैं। इनकी कीमत $1.16 बिलियन तक है। अनुमानित $828 मिलियन मूल्य की रेडार प्रणाली भी शामिल है। चीनी सरकार ने संभावित हथियार बिक्री पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया, नसाम्स प्रणाली का यूक्रेन में युद्ध परीक्षण किया जा चुका है। अब यहाँ पे यूक्रेन और रशिया के बीच में जिस प्रकार का युद्ध चल रहा है, ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी चल रहा है। मतलब वहाँ पे लोग, पूरी दुनिया देखना चाहती है कि किस प्रकार के उपकरण युद्ध में काम कर रहे हैं और किस प्रकार के उपकरण नहीं काम कर रहे हैं। इससे ताइवानी सेना की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। चीनी अधिकारियों के अनुसार पिछले सप्ताह चीन के युद्धाभ्यास का उद्देश्य था कि ताइवान के आसपास के प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख क्षेत्रों को सील करने का अभ्यास था ये। इसके बाद ताइवान ने एक दिन में रिकॉर्ड 153 विमान, 14 नौसेना और साथ ही साथ जहाज एवं 12 चीनी सरकारी जहाज देखे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही ताइवान है। उसके आसपास के क्षेत्र में ही चाइना कोई ना कोई मॉक ड्रिल, मिलिट्री ड्रिल, नेवल ड्रिल करता रहता है। ताइवान स्ट्रेट चाइना को ताइवान से अलग करता है, और जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट ताइवान से पास करता है। यहाँ पे अगर आप इस रीजन को देखेंगे तो इस रीजन में आप देख सकते हैं कि भले ही छोटा है, बट ये यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चाइना के अगेंस्ट यूएसए का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है। यहाँ पे ताइपी है, ताइपे असल में ताइवान का कैपिटल है। और इसी सब रीजन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि लुजॉन स्ट्रेट कहाँ है, ये फिलीपीन से ताइवान को अलग करता है। ये ईस्ट चाइना सी इसके नॉर्थ में पड़ता है, इसके वेस्ट में ताइवान स्ट्रेट, और साथ ही साथ साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला क्षेत्र है, क्योंकि चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी पूरा का पूरा 90% ये चाइना कहता है हमारा ही है। भले ही वियतनाम, फिलीपींस,
ताइवान, जापान जैसे भी कुछ क्षेत्र हैं जो वहाँ पे अपना हक जताते हैं। बट चाइना क्योंकि साउथ चाइना सी को पूरी अपनी तरह से दिखाने की कोशिश करता है, इससे ताइवान को भी दिक्कतें हो रही हैं। ताइवान इसे आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है और चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। ताइवान जलडमरू मध्य द्वारा चीन से अलग किया गया एक क्षेत्र है। 1949 से मुख्य भूमि चीन आधिकारिक तौर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के से स्वतंत्र रूप से शासित हो रहा है। मतलब है तो ये स्वशासित, बट अगर हम बात करें आगे के समय की, ऐसा कहा जा रहा है कि चीन बहुत ही जल्द इसको अपने में शामिल कर सकता है। पीआरसी इस द्वीप को एक विद्रोही प्रांत के रूप में देखता है। ताइवान को मुख्य भूमि के साथ एकीकृत करने की कसम भी खाता है। साथ ही साथ ताइवान में, जिसकी अपनी खुद की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार है, ये 23 मिलियन लोगों का घर भी है। राजनीतिक नेताओं के पास द्वीप की स्थिति एवं मुख्य भूमि के साथ संबंधों पर अलग अलग विचार हैं। 2016 में ताइवान की पूर्व राष्ट्रपति त्साई इंग वेन के चुनाव के बाद क्रॉस स्ट्रेट तनाव बढ़ गया। त्साई ने क्रॉस स्ट्रेट संबंधों को बढ़ाने के लिए अपने पूर्ववर्ती मा यिंग जियो द्वारा समर्थित एक सूत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बीजिंग ने लगातार आक्रामक कार्रवाई की, जिससे द्वीप के पास लड़ाकू जेट उड़ाना भी शामिल था। इसके अलावा कुछ विश्लेषकों को यह भी डर है कि ताइवान पर चीन हमले से संयुक्त राज्य अमेरिका को चीन के साथ युद्ध में घसीटने की साजिश की जा रही है। यहाँ पे क्योंकि यूएसए कहता है कि ताइवान को वो पूरी तरह से समर्थन देगा, तो कल के दिन अगर ताइवान के खिलाफ चीन कुछ करता है तो यूएसए और चीन के बीच में एक व्यापक युद्ध भी आ सकता है। देखो, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और फिलीपींस, ये असल में यूएसए के फर्स्ट आइलैंड ऑफ डिफेंस है। यानी कि यहाँ पे इन रीजन्स के साथ यूएसए ने अच्छी दोस्ती बना के रखी है ताकि चाइना को एशिया में कंट्रोल किया जा सके, कंटेन किया जा सके। और चाइना साउथ कोरिया, चाइना ताइवान, चाइना जापान और चाइना फिलीपींस की वैसे ही नहीं बनती, अलग अलग रीजन्स की वजह से। फिलीपींस के साथ चाइना की इसलिए नहीं बनती क्योंकि 90% जो साउथ चाइना सी का पार्ट है, ये चीन कहता है ये हमारा है। अब फिलीपींस भी इसमें अपना हक जताता है क्योंकि चाइना, साउथ चाइना सी में बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स, फिशरी के रिजर्व्स, मिनरल्स के रिजर्व्स हैं, इसीलिए चाइना चाहता है ये पूरा हथिया ले। फिलीपींस कहता है हम इसमें हस्तक्षेप ज़रूर करेंगे क्योंकि हमारा भी हक है साउथ चाइना सी में। ताइवान क्योंकि इससे अलग रहना चाहता है, ये अपना को स्वशासित करना चाहता है, डेमोक्रेटिक रूप से स्वशासित करना चाहता है। ये किसी भी प्रकार की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए कार्य नहीं करना चाहता। इस वजह से ताइवान के साथ चाइना की तनातनी लगी रहती है। और जापान के साथ तो हिस्टोरिक रिलेशंस ऐसे ही रहे हैं कि चाइना और जापान की कभी भी नहीं बनी है। बीजिंग का दावा है कि सिर्फ एक चीन है और ताइवान उसका ही पार्ट है और पीआरसी को चीन की एकमात्र वैध सरकार माना जाता है, जिसे वह वन चाइना सिद्धांत कहता है और ताइवान का मुख्य भूमि के साथ अंतिम एकीकरण चाहता है। यानी कि आखिरकार ताइवान चाइना का ही पार्ट होगा। बीजिंग का ये दावा है कि ताइवान 1992 से सहमति से रूप में जानी जाने वाली एक समझ से बंधा हुआ है, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंतांग पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच हुई थी। कुओमिंतांग पार्टी ही असल में ताइवान को बनाने में सफल हुई थी, जो उस समय ताइवान पर शासन कर रही थी। हालांकि दोनों पक्ष इस तथाकथित आम सहमति पर सहमत नहीं हैं और इसका उद्देश्य कभी भी ताइवान की कानूनी स्थिति के सवाल को संबोधित करना नहीं था। पीआरसी के लिए, जैसे कि चाइना राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, 1992 की सहमति एक समझौते को दर्शाती है। स्ट्रेट के दोनों पक्ष एक चीन के हैं और राष्ट्रीय एकीकरण की तलाश में मिलकर कार्य करने के लिए तैयार है। कुओमिंतांग के लिए इसका मतलब है एक चीन, अलग अलग व्याख्याएं, जबकि रिपब्लिक ऑफ चाइना एक चीन के रूप में खड़ा है। ताइवान के केएमटी द्वारा तैयार संविधान में चीन, मंगोलिया, ताइवान, तिब्बत, दक्षिणी चीन सागर एवं आरओसी का हिस्सा माना जाते हैं। केएमटी ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता, लगातार बीजिंग के साथ घनिष्ठ संबंधों का आह्वान करता है। केएमटी की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने 1992 की आम सहमति में निर्धारित समझ का कभी समर्थन किया ही नहीं। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति त्साई ने आम सहमति को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक और सूत्रीकरण खोजने का प्रयास किया। त्साई ने 2016 में उद्घाटन भाषण में बताया कि चीन गणराज्य के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति चुनी गई है, जो कि एक चीन दस्तावेज है, और कहा कि वह चीन गणराज्य की संप्रभुता और क्षेत्र की रक्षा करेंगी। बीजिंग ने सूत्रीकरण को खारिज कर दिया और ताइवान के साथ आधिकारिक संबंध काट दिए।
साई के जो उत्तराधिकारी, जो वर्तमान डीपीपी नेता और ताइवान के उपराष्ट्रपति लाई चिंगते ने अपने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की जीत के भाषण के दौरान टकराव की जगह चीन के साथ बातचीत को फिर से खोलने का आह्वान किया। 2019 के भाषण में शी ने ताइवान के लिए चीन के लंबे समय से चल रहे प्रस्ताव को दोहराया कि ये एक देश दो प्रणाली के फॉर्मूले के तहत मुख्य भूमि में शामिल किया जाएगा। यह वही फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल करके हांगकांग को शामिल किया गया है, जिसे अपनी राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों को संरक्षित करने की क्षमता की गारंटी दी गई थी और उच्च स्तर की स्वायत्तता प्रदान की गई थी। ताइवान की जनता के बीच में ऐसा ढांचा बेहद अलोकप्रिय है, मतलब वो नहीं चाहते कि जैसे हांगकांग में प्रणाली चल रही है वैसी कोई प्रणाली ताइवान में आए। हांगकांग की स्वतंत्रता पर बीजिंग ने हालिया दमन किया है और इशारा करते हुए कहा कि यहाँ तक कि केएमटी ने भी एक देश दो प्रणाली ढांचे को खारिज कर दिया था। 1979 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ एक औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। उस समय इसने अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया और साथ ही साथ आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ अपनी पारस्परिक रक्षा संधि को समाप्त कर दिया था। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वीप के साथ एक मजबूत अनौपचारिक संबंध बनाए रखने की बात की थी। सेना को रक्षा उपकरण बेचना जारी रखा था। बीजिंग ने बार बार वॉशिंगटन को ताइपे को हथियार बेचना बंद करने और साथ ही साथ संपर्क समाप्त करने का आग्रह भी किया था। इसके अलावा अमेरिकी दृष्टिकोण इसकी वन चाइना पॉलिसी द्वारा नियंत्रित है या कई दस्तावेजों पर आधारित है, जैसे कि 1972, 1978 और 1982 में 3 यूएस चाइना विज्ञप्तियां आई थी। 1979 में अमेरिका कांग्रेस द्वारा पारित ताइवान संबंध अधिनियम और हाल ही में सार्वजनिक किए गए 6 आश्वासन, जिन्हें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1982 में ताइवान को दिया था। ये दस्तावेज साफ साफ रूप से बताते हैं कि यूएसए क्या क्या कर सकता है। तो यूएसए ने कहा कि चीनी स्थिति को स्वीकार किया, केवल एक ही चाइना और ताइवान चीन का हिस्सा है, या कि पीआरसी चीन की एकमात्र कानूनी सरकार है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, विवाद को निपटाने के लिए किसी भी प्रकार का बल प्रयोग का अस्वीकार करता है। मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का बल प्रयोग मतलब वॉर है, किसी भी प्रकार की वॉर नहीं होनी चाहिए ताइवान के खिलाफ, चाइना उसे अपने अंदर अगर इंक्लूड करना चाहे। ताइवान में अमेरिकी संस्थान के माध्यम से ताइवान के साथ सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और अन्य संबंध बनाए रखता है। आत्मरक्षा के लिए ताइवान को हथियार बेचने के लिए प्रतिबद्ध है और ताइवान की रक्षा करने की क्षमता बनाए रखेगा, जबकि वास्तव में ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होगा। यूएसए का मुख्य लक्ष्य ताइवान जलडमरू मध्य में शांति और स्थिरता को बना के रखना है। बीजिंग और ताइपे दोनों के साथ यथास्थिति बनाए रखने का आग्रह किया है और वह ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता, ऐसा बोला है यूएसए ने। रणनीतिक अस्पष्टता की अपनी नीति के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका ने दशकों से ताइवान को समर्थन दिया है। चीन के साथ युद्ध को रोकने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस नीति को अस्वीकार किया। कहा कि अगर चीन ने हमला किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए आगे आएगा। हालांकि हम जानते हैं कि कमला हैरिस भी अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो वो जो बाइडेन की पॉलिसी को ही आगे बढ़ाएंगी। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने उनकी टिप्पणियों को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ, बाद में बदल गए थे। इसके अलावा अगर बात करें अमेरिकी प्रशासन ने ताइवान के प्रति कैसा रुख अपनाया है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल था उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीनी आपत्तियों के बावजूद ताइवान के साथ संबंधों को काफ़ी गहरा किया था, जिसमें सेना को $18 बिलियन से अधिक के हथियार बेचे गए थे। ताइपे ने अपनी वास्तविक दूतावास के लिए $250 मिलियन के परिसर का अनावरण करना शामिल किया। ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण से पहले त्साई से टेलीफोन पर बात की। 1979 के बाद से दोनों पक्षों के बीच में उच्चतम स्तर का संपर्क बनाया। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को भी ताइपे भेजे, जिसमें एक कैबिनेट सदस्य भी शामिल था। अपने कार्यकाल के अंतिम में के दिनों में विदेश विभाग ने लंबे समय से लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया, जो यह नियंत्रित करते हैं कि अमेरिकी अधिकारी अपने ताइवानी समकक्षों से कहाँ और कैसे मिल सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में ताइवान के लिए वॉशिंगटन के अब तक के सबसे बड़े सैन्य सहायता पैकेजों में से एक को मंजूरी दी है, जिसमें $567 मिलियन की सहायता शामिल थी। यह सहायता प्रेसिडेंशियल ड्राडाउन अथॉरिटी के माध्यम से प्रदान की जा रही थी, विदेशी संकटों का जवाब देने के लिए था। अमेरिकी रक्षा विभाग के स्टॉक से रक्षा लेखों की त्वरित डिलीवरी की अनुमति दी थी। अमेरिका पहले से ही यूक्रेन को सैन्य सहायता भेजता है इसी प्रक्रिया के थ्रू।
एक चीन नीति क्या है ये तो मैंने आपको बता ही दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे भारत ताइवान मतलब क्या युद्ध दोनों में छिड़ सकता है, इस पर देख लेते हैं। अमेरिकी विश्लेषकों के बीच सबसे बड़ी चिंता यह है कि चीन की बढ़ती सैन्य आधुनिकीकरण की वजह से और मुखरता के साथ साथ क्रॉस स्ट्रेट संबंधों में गिरावट संघर्ष भड़क सकता है। इसके अलावा संघर्ष से अमेरिका चीन टकराव की संभावना है, क्योंकि चीन ने ताइवान का पुनर्मिलन को प्राप्त करने के लिए बल का उपयोग करने से इनकार नहीं किया। मतलब चाइना ने आज तक ये नहीं कहा कि हम किसी भी बल का प्रयोग नहीं करेंगे। और हमें पता है जो 6 आश्वासन दिए गए हैं यूएसए की तरफ से ताइवान को, उसमें बताया गया है कि हम अगर किसी भी प्रकार का बल उपयोग करते हुए देखेंगे चाइना को तो ताइवान के साथ हम खड़े रहेंगे, यानी युद्ध की स्थिति बन सकती है। यूएसए ने चीन के हमले की स्थिति में ताइवान की रक्षा करने से इनकार कभी नहीं किया। विशेषज्ञ चीनी आक्रमण की संभावना और समय के बारे में असहमत है। उन्हें ये नहीं पता कि कब तक ये हो सकता, हो जरूर सकता है। इंडो पैसिफिक के शीर्ष अमेरिका सैन्य कमांडर में 2021 में चेतावनी दी थी कि चीन अगले दशक के भीतर ताइवान पर हमला कर सकते हैं, यानी कि 2030 तक। दूसरों का मानना है कि 2049 एक महत्वपूर्ण तारीख है। क्यों तारीख है ऐसी इंपॉर्टेंट? शी ने इस बात पर जोर दिया कि ताइवान के साथ एकीकरण उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जो वह चीनी सपना कहते हैं, जिसके तहत 2049 तक चीन की महाशक्ति का दर्जा बहाल हो जाएगा। इसके अलावा भारत का क्या रुख है वन चाइना पॉलिसी को लेकर? भारत के पास अभी तक ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, क्योंकि वह वन चाइना नीति का पालन करता है, वन चाइना पॉलिसी को पूरी तरह से मानता है। इसके अलावा दिसंबर 2010 में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबो ने की भारत यात्रा के दौरान भारत ने संयुक्त विज्ञप्ति में वन चाइना नीति के लिए समर्थन भी जारी किया है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में ताइवान को राजदूत चुंग क्वांग टियन के साथ साथ केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष लोब्सांग सांगे को भी आमंत्रित किया था। इसके अलावा वन चाइना नीति का पालन करते हुए भारत के पास राजनयिक कार्यों के लिए ताइपे में एक कार्यालय भी है। भारत ताइपे एसोसिएशन के नेतृत्व में वरिष्ठ राजनयिक द्वारा किया जाता है। ये ताइवान के पास नई दिल्ली में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। दोनों की स्थापना 1995 में हुई थी। उसके संबंध वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और शिक्षा पर आधारित है। जब अपने तीसरे दशक में चीन की संवेदनशीलता के कारण इन्हें जानबूझकर कम प्रोफाइल में रखा गया। उदाहरण के लिए अगर माने संसदीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे और विधायिका स्तरीय संवाद 2017 से ही बंद है। लगभग उसी समय जब डोकलाम में भारत चीन सीमा गश्त को लेकर विवाद हुआ था। हाल के वर्षों में भारत ने ताइवान के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। 2020 में गलवान क्लैश के बाद यहाँ पे नई दिल्ली के राजनयिक गौरांग लाल दास ने ताइपे में अपना दूत नियुक्त किया था। इसके अलावा उस वर्ष 20 मई को भाजपा ने अपनी 2 सांसदों मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान को ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन के शपथ ग्रहण समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल भी करवाया था। अगस्त 2020 में ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए भारत ने उन्हें मिस्टर डेमोक्रेसी के रूप में वर्णित किया था। क्योंकि अब देखो, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में कम्युनिज्म है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही अकेली पार्टी है जो वहाँ पे रूल करती है। इस वजह से भारत उसे ताइवान को डेमोक्रेटिक रूप से दर्शाना चाह रहा था। इसके अलावा जिसे फिर से बीजिंग के लिए एक संदेश के रूप में देखा गया था। नई दिल्ली कमीशन ताइवान पर राजनीतिक रूप से प्रभावित बयान जारी करने के लिए बेहद सावधान है। 1993 में भारत और ताइवान एक दूसरे की राजधानियों में प्रतिनिधित्व स्थापित करने पर सहमत हुए थे, जिसके तहत ताइपे में भारत के लिए भारत ताइपे एसोसिएशन और नई दिल्ली में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई थी। इसके अलावा भारत ही ऐसा एकमात्र देश नहीं है जिसके पास ऐसे केंद्र हैं। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रूस जैसे अन्य देश भी औपचारिक राजनयिक मिशनों की अनुपस्थिति में वीजा सेवाओं और सांस्कृतिक आर्थिक आदान प्रदान की सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र स्थापित करते रहते हैं। ताइवान के एक प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में उभरने और साथ ही साथ दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के अग्रणी निर्माताओं के रूप में उभरने के साथ भारत ने अपने संबंधों को गहरा करने की कोशिश की है। ताइवान के लिए भी 2016 से इसकी नई दक्षिण बाध्य नीति का उद्देश्य है
ताइवान के जोखिमों में विविधता लाना और किसी एक बाजार पर अत्यधिक निर्भरता ना रखना, मतलब चाइना पे बहुत ज़्यादा निर्भरता नहीं रखना चाहता है। इसके अलावा 2023 की प्रेस विज्ञप्ति में ताइवान के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा था कि हाल के वर्षों में चीनी गणराज्य और भारत गणराज्य के बीच सहयोग के कई सारे क्षेत्र खुल रहे हैं। इसके अलावा भारत और ताइवान के बीच में द्विपक्षीय व्यापार 2006 में $2 बिलियन से बढ़कर 2021 में $8.9 बिलियन हो चुका है। सहयोग की और गहरा करने के लिए मुंबई टीईसीसी की घोषणा दोनों देशों के बीच आदान प्रदान के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा सभी ताइवानी व्यवसायों में लगभग 60% से दक्षिण भारत में अपने परिचालन को विकसित करने का विकल्प भी चुना है। इस प्रकार चेन्नई और उसके आसपास के क्षेत्रों में ताइवानी निर्माण उद्योगों द्वारा किए गए लगातार प्रयासों में निवेश कर रहा है ताइवान स्थित सेमीकंडक्टर निर्माता फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में आईफोन विनिर्माण संयंत्र भी खोल के रखा है। मुंबई में टीईसीसी की स्थापना से पश्चिम भारत में भी इस तरह का प्रभाव पड़ेगा। 3 नवंबर तक हम आपको दे रहे हैं बहुत सारी छूट। उत्कर्ष क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें और जल्द से जल्द इसका लाभ उठाएं। इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। एक चीन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। या चीन की इस स्थिति की कूटनीतिक स्वीकृति है कि चीन में सिर्फ एक ही सरकार है। इस नीति के तहत अमेरिका ताइवान द्वीप के बजाय चीन को मान्यता देता है और उसके साथ औपचारिक संबंध बनाता है। तो आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।